नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में। सबसे पहले बात आज करेंगे बिहार की, क्योंकि कल पहले चरण का मतदान है और आपको बताएंगे किस तरीके से सियासत गर्म है और दूसरे चरण के मतदान के लिए कौन कौन सी पार्टी कहां रैली करेगी। लेकिन पहले चरण का मतदान कल होने जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 जिलों की 71 सीटों पर यह मतदान होने जा रहे हैं। पहले चरण में 1066 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। मतदान को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कोरोना काल के बीच ये पहला चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान कल होने वाला है। रैलियों का शोर अब थम चुका है और अब बारी आ चुकी है वोट डालने की और अपनी सरकार चुनने की। कल पहले चरण का मतदान होगा और आपको बता दें कि मतदान के लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। तो मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कल पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। अब दूसरे चरण के प्रचार प्रसार की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि तैयारियां तो खैर पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अब मतदान डाले जाएंगे। कल मतदान डाले जाएंगे और अगर तैयारियों की बात करें तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं और 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि पहले चरण का मतदान कल होगा। कैसी व्यवस्था इस कोरोना काल के बीच की गई है, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और अगर लोगों की बात करें तो लोग भी तमाम आधार हैं जिस पर वोट डालने निकलेंगे कल। बिल्कुल। देखिए हर्ष, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में मतदान होना है। और अगर हम पहले चरण की बात करें तो 71 सीटों पर जो प्रचार था वो सोमवार को ही खत्म हो गया और अब कल यानी बुधवार को पहले चरण के मतदान होने हैं, यानी 71 सीटों पर को लेकर कि आखिर इस बार जनता किसे चुन रही है उसे लेके मतदान होगा। और सभी की निगाहें इस पर होंगी कि क्योंकि कोरोना काल भी है और उस कोरोना काल के दौरान पहली बार होने जा रहा है कि किसी राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सबकी नजरें इस पर हैं कि आखिर चुनाव आयोग की तरफ से भी किस तरह की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और मैं आपको बता दूं हर कि पहले चरण का जो मतदान हो रहा है इसमें बिहार सरकार के 8 मंत्रियों की जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पे लगी हुई है। ये भी देखना होगा कि आखिर जनता दोबारा इन मंत्रियों को चुनती है या नहीं चुनती। और साथ ही साथ जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, उनकी भी जो सीट है उस पर भी कल ही मतदान होना है। तो बहुत महत्वपूर्ण बिहार चुनाव अपने आप में ही हम ये बात जानते हैं कि सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी है बिहार चुनाव में इस बार जीत हासिल करने के लिए। और ये भी देखना होगा कि एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, ना वो जेडीयू को वाकई टक्कर दे पाने में सफल होती है या फिर एलजेपी के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो पहले चरण के मतदान, पहले चरण की सीटों की बात करें, 71 ये सीटें हैं, क्या कुछ समीकरण इन सीटों का है? किसका वर्चस्व इन सीटों पर अधिक देखने को मिलता है? देखिए ममता, 71 सीटों की अगर हम बात करें और पहले चरण की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले चरण में 8 मंत्री हैं, 8 कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। एक मुख्यमंत्री है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अनंत सिंह जो कि बाहुबली बिहार के नेता हैं, उनकी भी जो सीट है उस पर इसी दौर में मतदान होने हैं। तो यूं तो हर दौर के मतदान बिहार के पूर्ण है, लेकिन अगर हम पहले दौर की बात करें तो इसमें राज्य सरकार के 8 मंत्रियों की जो
प्रतिष्ठा है वो बिल्कुल। और प्रणय, अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोग कल किस आधार पर वोट डालते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जातीय समीकरण की अगर बात करें तो बिहार में जातीय फैक्टर हमेशा से देखने को मिला है, लेकिन जब प्रचार हो रहा थे, सबकी तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे गायब थे। बिजली, सड़क, पानी, राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी थे इस वक्त। तो लोग किस आधार पर वोट डालने निकलेंगे कल? देखिए, भले ही वो राष्ट्रीय मुद्दे इस बार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान छाए रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो बहुत समझदार है और जनता जब वोट डालने जाएगी तो निश्चित तौर पर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी मुद्दे होंगे जो उनके जहन में होंगे और इन्हीं मुद्दों के जरिए वोट पड़ेंगे। राजनीतिक दल चाहे कितनी कोशिश करें जनता को अलग लेकर जाने की, लेकिन आखिर जो वोट पड़ते हैं वो इन्हीं मुद्दों के आधार पर पड़ते हैं। और ये बात भी ठीक है कि अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो बिहार में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत बड़ा जो रोल है वो रहता है। तो देखने वाली बात तो ये आखिर जनता जो है इस बार किसे चुनती है। चलिए प्रणय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। बिहार से एक और खबर आपको बताते हैं, क्योंकि बिहार में इस वक्त सियासी हलचल बढ़ चुकी है। अन्य विधानसभा सीटें, कल पहले चरण का मतदान तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद 3 चरणों में इस बार ये चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी की बड़ी रैली आज होने जा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वाल्मीकि नगर और कुरुक्षेत्र स्थान में भी राहुल गांधी की सभा होने जा रही है। तेजस्वी यादव भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अलग अलग सभाएं होने जा रही है और पहले चरण का मतदान कल है, लेकिन उसके बाद 2 चरण अभी और बाकी हैं और दूसरे चरण के लिए भी प्रचार शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी करेंगे। दोनों रैलियों को संबोधित करेंगे, बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं होंगी और यहां से जनता को लुभाने की कोशिश की जाएगी। तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस वक्त मैदान में है। हमने कुछ दिन पहले की तस्वीर भी देखी थी जब तेजस्वी यादव प्याज और आलू की माला पहनकर लोगों के बीच निकले थे और केंद्र सरकार पर तंज कसने का काम कर रहे थे। खैर, दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा जब राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव मंच साझा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल पहले चरण का मतदान होना है। और बात अगर दूसरे चरण के मतदान को लेकर करें तो प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रही हैं सभी पार्टियां। खबर हम राहुल गांधी से कर रहे हैं, बात राहुल गांधी की कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के बारे में आपको बता दें, क्योंकि राहुल गांधी मंच साझा करते हुए तेजस्वी यादव के साथ नजर आए हैं पहले चरण के मतदान को लेकर भी। अब दूसरे चरण के मतदान के प्रचार प्रसार के लिए मंच साझा किया जाएगा और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, बड़ी चुनावी सभाएं होने जा रही हैं और इन चुनावी सभाओं के जरिए एक बार फिर से वोट मांगने की अपील तमाम पार्टियों की तरफ से की जाएगी। बिहार चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है और बिहार का समीकरण अगर देखें तो कई समीकरणों से लैस ये बिहार का विधानसभा चुनाव होता है। अगर बात इसमें जातीय फैक्टर की करें, वो भी काफी महत्वपूर्ण है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चीजें सामने आती। क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते हैं, सुनिए। बिहार भर में लगभग 60 घोटाले हुए हैं, जिसका लगभग आंकड़ा जो है 30,000 करोड़ का खजाना का सेंध माना गया है। सृजन घोटाले जैसे 7 निश्चय घोटाले, बियाडा घोटाला, धान घोटाला, हर घर जल से नल वाला घोटाला, तरह तरह के जितने घोटाले हैं इस सरकार में हुए हैं। छात्रवृत्ति घोटाला, तो उसको बताने की जरूरत नहीं, पूरा बिहार जानता है। और आपदा के घड़ी में भी पैसे का कोई हिसाब किताब जो है नहीं मिला, कितना खर्च किया गया, कहाँ से खर्च किया गया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन मूल प्रश्न है कि भ्रष्टाचार तो काफ़ी बड़ा है, ब्लॉक लेवल चले जाइए, थाने लेवल चले जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता। ये सच्चाई है। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में ये सिस्टम एक परंपरा बना दिया है नीतीश जी ने कि एक भी काम जो है बिना चढ़ावे के नहीं हो पाता है। क्या अब आप लोग देखिएगा, महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका
आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपये के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भुखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ये देखिए माला, अब ये किसको पहनाया गया? कहाँ है भैया? ढूंढो, नीतीश जी को ढूंढो, नीतीश जी को ढूंढो। नीतीश जी ने क्यों चुप्पी साधी है? अरे भैया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी चुप्पी क्यों है? उनके मुंह में दही क्यों जमी है? उनको तो केवल तो ये पूछ रहे हैं ना, उनको क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, उनको कुर्सी जाते हुए दिखाई दे रहा। तो बात बिहार की हम लगातार कर रहे हैं, तो बिहार से एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि बिहार के मुंगेर में गोली चली है। मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली चली है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको सुबह सवेरे दे देते हैं। मुंगेर में वोटिंग से एक दिन पहले बवाल देखने को मिला है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली चली, एक की मौत हो गई और मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव है। बिहार में कल पहले चरण का मतदान होना है। पुलिस और लोगों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी भी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिहार के मुंगेर से, जहां वोटिंग के एक दिन पहले बड़ा बवाल हुआ है। आपको बता दें कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान गोलियां चली, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भगदड़ मच गई थी और पूरी तरीके से पुलिस और वहां पर मौजूद आम जनता के बीच मारपीट और पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने पूरी तरीके से हालात को काबू पाने की पूरी कोशिश की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गोली चलने के बाद किस तरीके से वहां पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में एक की मौत तो हो चुकी है गोली लगने से। वहीं आपको बता दें कि पूरे इलाके में तनाव की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां मतदान को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले ठीक मतदान के एक दिन पहले ये तस्वीरें आना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत सारे सवाल, और पुलिस प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैद नजर आएगी अब, क्योंकि मतदान है और मतदान से पहले बवाल की तस्वीरें कई जगह से आती है। लेकिन सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर पड़ता है कि किस तरीके से पुलिस ने इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और उसमें बंदूक या असलाह का इस्तेमाल किया जाता है और गोलियां चलती है, एक की मौत भी हो जाती है और तनाव आप देख सकते हैं और अफरा तफरी का माहौल वहां पर देख सकते हैं। तो बिहार में सदाबहार तो नहीं है, चुनाव है और साथ ही साथ बवाल भी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से मारपीट हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, जिसकी जानकारी के साथ साथ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात लद्दाख की करते हैं, क्योंकि लद्दाख में पहले केंद्र शासित बनने के बाद पहला चुनाव हुआ है और पहले चुनाव में ही बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने जीत हासिल करने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश है, क्योंकि पहला चुनाव हुआ और उसी में बीजेपी ने बाजी मारी है। 26 में से 15 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिली है। 2 निर्दलीय चुनाव भी जीते हैं। पहली बार ईवीएम का यूज हुआ है और बीजेपी कांग्रेस सभी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अफसोस आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। तो लेह काउंसिल के चुनाव हुए हैं लेह के अंदर और बीजेपी ने बाजी मार ली है। और हमारी सटीक जानकारी जो हमने आपको दी थी, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज और जेके 24/7 न्यूज की तरफ से सर्वे किया गया, 1 से 15 सीटें हमारी तरफ से दिखाई गई थी और सटीक वही हुआ। 1 से 15 सीटें बीजेपी को मिली है। कांग्रेस की बात करें तो 8 सीटें, निर्दलीय 2 पर रही। साथ ही साथ अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में इस वक्त जश्न है। बीजेपी जश्न मना रही है लेह के अंदर, क्योंकि कल सेरिंग नामग्याल को हम सुन रहे थे और वो कह रहे थे लद्दाख की जहां तक हम बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जब से बना है हम विकास की ओर अग्रसर हुए हैं। और जहां तक हम लेह की बात करते हैं तो जनता पर पूरा भरोसा था और जनता ने जिस तरीके से भरोसा जताया है हम उसी तरीके से काम करके दिखाएंगे, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। और बिल्कुल बीजेपी के ये बयानों ने ही बीजेपी को एक बार जीत हासिल करी है। बीजेपी ने 15 ऐसी सीटें हैं जिन पर कब्जा किया है। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिली है और आपको बता दें कि कुछ निर्दलीय भी चुनाव में इस बार सक्रिय थे, उन्हें 2 सीटों पर जीत मिली है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी इस बार अपना खाता यहां पर खोला था।
मैदान में उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन अफसोस की बात कि मतदान के बाद जो वोटर्स की तरफ से जो वहां पर मतदान किया गया था उसमें आम आदमी पार्टी को कोई भी वोट नहीं मिला है और आम आदमी पार्टी एक भी सीट पर कब्जा नहीं कर पाई है। पहली बार आम आदमी पार्टी लेह में चुनाव लड़ रही थी और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लेह में ये पहला चुनाव था जिसमें बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी लोगों से मिल रही थी और भरोसा जताने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप हमें जिताते हैं तो हम आपके लिए स्थानीय मुद्दों के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी काम करेंगे। पर बीजेपी पर ज्यादा भरोसा लेह के लोगों ने जताया है। स्थानीय मुद्दों की बात करें या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि लग रहा था सिक्स शेड्यूल को लेकर, और कहीं ना कहीं सिक्स शेड्यूल का जब हमने सर्वे किया था तो उसमें सर्वे में जो बात सामने आई थी कि 65% लोग सिक्स शेड्यूल को लेकर वोट डालेंगे और 1 से 10 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। सटीक जानकारी देखिए, 1 से 8 सीटें यानी 8 सीट कांग्रेस को मिली है। और बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी को 1 से 15 सीटें मिली है। मोहम्मद इशाक हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ, लेह से सीधा जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। इशाक, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सटीक हमारा सर्वे निकला है। हमने अक्टूबर में ये सर्वे करवाया, युवाओं से बातचीत की, तमाम लोगों से बातचीत की, जिसमें लग रहा था कि बीजेपी प्रमुखता से आएगी और वही हुआ। 1 से 15 सीटें बीजेपी को मिली। लेह के इलेक्शन की बात करें, एलएचडीसी लेह के इलेक्शन में जेके 24/7 और गुलिस्तान न्यूज ने ग्राउंड जीरो पे जाके जो सर्वे किया था, जो एग्जिट पोल लाके लोगों के सामने रखा था, आखिर वो एग्जिट पोल कल जो है काउंटिंग के बाद एग्जैक्ट पोल निकल के सामने आया। और लोग भी यही कह रहे थे, लोग भी हैरान थे आखिर कि ये जो सर्वे है पहली बार एक ऐसा सर्वे जो सच साबित होकर सामने आया। क्योंकि ग्राउंड जीरो पे लगातार पहले दिन से ही हम कवरेज कर रहे थे, जब से नॉमिनेशन फाइलिंग का सिलसिला शुरू हुआ और जो कैंडिडेट्स की जो नॉमिनेशन के हवाले से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से नॉमिनेशन मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को दिया, और इसके बाद जब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड जीरो पे जाके कैंपेनिंग कर रहे थे, उस वक्त हमारी पूरी टीम मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से बात की, लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की आखिर इस बार के इलेक्शन में लोग किस चीज को लेके वोट करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके कैंडिडेट से भी बात की, आखिर कैंडिडेट्स की क्या सोच है, किस तरह की विचार है अपने इलाके को डेवलप करने के लिए। इसके बाद जब पोलिंग का दिन आया, पोलिंग के दिन हमारी टीम ने लगातार सटीक और फैक्चुअल रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और इसके बाद जाके पूरे एनालिसिस के बाद, सर्वे के बाद जो एग्जिट पोल हमारी टीम ने बना के लोगों के सामने पेश किया, वो एग्जिट पोल कल जाके सटीक एग्जिट पोल निकला। जिस तरह से पहले हम आपको बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी 1 से 15 सीटें ले सकती है और किन किन मुद्दों पे इस बार के इलेक्शन में लोग वोट दे सकते हैं। सबसे पहले जब हमने लोगों से सर्वे किया उसमें ये था कि 6 शेड्यूल के ऊपर लोग वोट देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब काउंसिल को एम्पावरमेंट करने के लिए वोट देने जा रहे हैं। तीसरी जानिब ग्राउंड जीरो पे लोगों की जो इश्यूज है, खदशा है बेसिक नेसेसिटी से, उसके ऊपर वोट देने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हवाले से जिस तरह से दिल्ली को देख के भी वोट किया लोगों ने, लोकल जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी देख के वोट किया। दिल्ली को देख के जिस तरह से जनरल एक इशू है 6 शेड्यूल को लेके, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड को लेके, और उस हवाले से यूनियन गवर्नमेंट ने लद्दाख के अवाम को एश्योरेंस भी दिया है, उस हवाले से कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। दूसरी जानिब अगर हम देखें जिस तरह से लोकल इश्यूज है, लोकल इश्यूज इसलिए क्योंकि दिल्ली में जब भाजपा का सत्ता है और अगर लेह के अंदर भाजपा का सत्ता आता है तो डेवलपमेंटल सिटी को आगे बढ़ाने के लिए काफी हल्का हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटें इस बार के इलेक्शन में जीतने में कामयाब हुआ, जो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से था। अब वक्त है इशाक जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का। क्या बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? क्योंकि सेरिंग नामग्याल से जब आप इंटरव्यू कर रहे थे, कल तमाम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि जनता ने जो भरोसा जताया है हम उसे पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि वो स्थिति नहीं दिख रही थी। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी नहीं है। क्या बीजेपी उन सब चीजों को ठीक कर पाएगी लेके अंदर खासकर? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह से आपने सवाल की क्या खड़ा उतर पाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें लद्दाख के अंदर लोगों की स्थिति की बात करें, खासकर दूर दराज इलाकों में, चूंकि विलेजेस जो है गांव स्कैटर्ड हैं, इसलिए ग्राउंड जीरो पे बेसिक नेसेसिटीज को पहुंचाने की अभी भी जरूरत है कनेक्टिविटी के हवाले से। जिस तरह से इस बार
भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मैंडेट दिया है। हमने फिर से उनसे जानने की कोशिश की कि इस बार आप कुछ अलग कैसे करने जा रहे हैं, लोगों के इश्यूज को कैसे एड्रेस करने जा रहे हैं। तो उनका मानना था कि हम लोगों को भरपूर आश्वासन देते हैं कि आने वाले वक्त में लोगों के इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। फिलहाल ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब जो है इस बार के इलेक्शन में एक चीज और साबित हुआ है कि अब लोग जो है, लोगों की मैच्योरिटी पॉलिटिकली वो काफी स्ट्रांग हो चुका है। अगर कोई सरकार कुछ नहीं कर सकता है तो आने वाले वक्त में लोग जो है जवाब देगा। दूसरी जाने मैं एक अहम चीज बताना चाहता हूं, जिस तरह से कांग्रेस को हमने 10 सीटें दिया था, 10 में से 9 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब हुआ, एक सीट सिर्फ 9 वोटों से कांग्रेस हारी। इस हिसाब से भी हमारा जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट है, 100% सही है, सिर्फ 9 वोटों से हारी। वहीं आम आदमी पार्टी को हमने 1 सीट दिया था, आम आदमी पार्टी 1 सीट सिर्फ 20 वोटों से हारी। इस हिसाब से भी हमारा एग्जिट पोल एग्जैक्ट है। और जो इंडिपेंडेंट को 1 से 2 सीट दिया था, 1 से 2 सीट इंडिपेंडेंट ने हासिल किया। तो इस बार का जो ओवरऑल सर्वे था JK 24/7 और गुलिस्तान न्यूज का, वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के हिसाब से लोगों के सामने इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों की सिंपैथी और हमारी टीम ग्राउंड जीरो पे कितना स्ट्रांग है। बिल्कुल इशाक, लेकिन अगर बात करें, चलिए बीजेपी ने तो अच्छा कब्जा जमा लिया है ले पे, लेकिन अन्य पार्टियां, अगर कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी तो खाता खोलते खोलते रह गई है। लेकिन अब क्या आगे देखने को मिलेगा? ये पार्टियां किस तरीके से आगे अपना समीकरण अब ले में बैठाती है, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पर रही सरकार को आसानी से सब चीजों को करने में सफलता मिल जाएगी। जी, अगर हम आगे की जो अहवाल आपको बताया, आगे की स्थिति जिस तरह से हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले अपोजिशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब जो है अपोजिशन कहीं ना कहीं पहले से काफी मजबूत है। क्योंकि पहले कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें था, लेकिन इस बार कांग्रेस 3 सीटें और गेन करने में कामयाब हुआ है। तो कांग्रेस कहीं न कहीं वाइब्रेंट अपोजिशन का रोल निभा सकते हैं। और हमने इसी हवाले से शाख आगे देखना होगा किस तरीके से गतिविधियां बदलती है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात पंजाब की करते हैं, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से रेल रोको आंदोलन चल रहा है, उस बीच केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। और यह बड़ा फैसला इस वजह से लिया गया है क्योंकि पंजाब में इस वक्त रेल रोको आंदोलन चल रहा है। और आपको बता दें कि पंजाब में मालगाड़ियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने मालगाड़ियों पर ब्रेक लगा दी है और इसकी वजह सीएम अमरिंदर सिंह से पीयूष गोयल रेल मंत्री का एक पत्र है। पंजाब सरकार पहले सभी रेलवे ट्रैक खाली करवाए, ये पीयूष गोयल कहते हुए नजर आए हैं। मतलब मालगाड़ियों को लेकर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि अभी भी किसानों का प्रदर्शन यूं ही रेल की पटरियों पर जारी है। आवागमन रेल की पटरियों का पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मुश्किलें जहां पंजाब सरकार को आ रही है, तो वहीं अब केंद्र सरकार की तरफ से मालगाड़ियों को लेकर अब ये सियासत पंजाब में बढ़ती ही जा रही है। तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि जब पंजाब सरकार को नुकसान हुआ तो मालगाड़ियों को इजाजत दे दी गई है, लेकिन अन्य गाड़ियों को भी इजाजत दी जाए। ये केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जाता रहा और अब भी यही कही जाती रही, क्योंकि जब ये खबर सामने आई थी कि पंजाब के अंदर मालगाड़ियां चलेंगी, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे थे किसानों को कि आप पटरी से हट जाइए, क्योंकि कोयला की आपूर्ति पंजाब के अंदर नहीं हो पा रही और पंजाब में करोड़ों का नुकसान इससे हो रहा है। लेकिन जब इस बात की खबर मिली कि मालगाड़ियों पर जो ब्रेक लगी थी अब वो चलने लग गई है मालगाड़ियां और पंजाब में अब कोयला की आपूर्ति हो पाएगी, तो सीएम अमरिंदर सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल से कि मालगाड़ियों को जाने की इजाजत दे दी जाए जब केंद्र सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई। लेकिन पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि सभी रेलगाड़ियों को जाने की इजाजत दी जाए। आखिर सिर्फ मालगाड़ियों को क्यों जाने की इजाजत दी जाए, जब पंजाब के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मालगाड़ी आने दीजिए, पंजाब सरकार को नुकसान हो रहा है। क्योंकि इससे आगे के राज्य की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की जहां तक हम बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर तक भी वो खाद्यान्न आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे प्रशासन को काफी नुकसान पहुंचा था। जम्मू कश्मीर के लोगों को वो चीजें नहीं पहुंच पा रही थी जो रेलगाड़ी के माध्यम से पहुंचती थी। पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल सड़क के माध्यम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं और रेलगाड़ी के माध्यम से आसानी से जल्दी पहुंच जाता है। वो दिक्कतें काफी हो रही थी, जिससे केंद्र सरकार पहले भी पंजाब के सीएम के संपर्क में थी, लेकिन अब सियासत तेज हो गई है मालगाड़ी को लेकर और तमाम रेलगाड़ी को लेकर। बिल्कुल, और ये सियासत जितनी तेज हो रही है उतनी मुश्किलें पंजाब सरकार को हो सकती है,
क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से वो 3 काले कानून जिन्हें किसान बता रहे हैं वो वापस केंद्र सरकार नहीं लेना चाहती है। लेकिन अगर पंजाब सरकार की बात करें, पंजाब सरकार ने कहीं ना कहीं वो 3 कानूनों को का प्रस्ताव पास करने के बाद अपने विधानसभा सत्र में उन्हें रद्द करने के बाद अब केंद्र सरकार कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से पंजाब की सरकार को ये जवाब देना चाहती है और जो रेलवे ट्रैक खाली करवाएं ये पीयूष गोयल कहते हुए नजर आ रहे हैं। मालगाड़ियों को लेकर ये सियासत अब पंजाब में बढ़ती जा रही है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने मालगाड़ियों पर ब्रेक लगा दी है और जो कहीं ना कहीं पंजाब के राजस्व को नुकसान पहुंचाएगी। और जहां पंजाब के सीएम ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी फसल पंजाब में होगी वो सिर्फ पंजाब में ही बेची जाएगी, उसे हम न केंद्र सरकार को देंगे न अन्य राज्यों को देंगे। लेकिन यहाँ मुश्किलें पंजाब की सरकार पर ही होती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और जो पंजाब को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। तो पंजाब की लगातार हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच ठनी हुई है, एक तरीके से तनातनी बनी हुई है। क्योंकि जब हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने विशेष सत्र बुलाया विधानसभा का, उसके अंदर 3 प्रस्ताव पेश किए गए, उसके बाद पास करवाया गया जिसमें कहा गया कि एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जबकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि पहले की जो व्यवस्था थी उससे तो हमने छेड़छाड़ की नहीं, हमने तो नई व्यवस्थाओं को लाया है। जिसमें पंजाब सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर उस प्रस्ताव को पास करवाकर किसानों पर भरोसा जताना चाहा। उसके बाद किसानों ने यह फैसला लिया कि रेल की पटरी से हटेगी, मालगाड़ी को वहां पर जाने दिया जाएगा। जिसके बाद अब केंद्र सरकार का पत्र सामने आया और पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि इस रेल की पटरियों से पूरी तरीके से किसान हट जाए और सभी रेलगाड़ियों को पटरियों पर दौड़ने दिया जाए। क्योंकि बात अगर मालगाड़ी की करें तो मालगाड़ी को जाने की इजाजत दे दी गई थी क्योंकि पंजाब सरकार को इन दिनों करोड़ों का नुकसान हुआ था, कोयला की आपूर्ति नहीं हो रही थी। बिजली की अगर बात करें तो बिजली उत्पादन में भी काफी दिक्कतों का सामना पंजाब सरकार को करना पड़ रहा था। इसी को लेकर वो पंजाब की अगर बात करें किसानों की, तो किसानों के संपर्क में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और विशेष जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया था वो इसीलिए बुलाया गया था ताकि किसानों पे भरोसा जताया जा सके और जो पंजाब को नुकसान हो रहा है रेल की पटरियों से किसान हट जाए और पंजाब सरकार को नुकसान ना हो। लेकिन केंद्र सरकार अब सामने आई है और केंद्र सरकार ये कह रही है कि सभी रेलगाड़ियों को जाने की इजाजत दी जाए। सियासत अपने चरम पर है रेलगाड़ियों को लेकर, मालगाड़ियों को लेकर, क्योंकि जानकारियां आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब केंद्र सरकार ने मालगाड़ियों पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लगा दी है। तो नवदीप छाबड़ा हमारे सीनियर साथी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नवदीप, जानकारी दीजिएगा क्योंकि मालगाड़ी की जहां तक बात आती है तो मालगाड़ी इसलिए चलाई गई ताकि जो पंजाब सरकार को नुकसान हो रहा है वो ना हो, लेकिन अब तो केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दी। बिल्कुल हर्ष, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के अंदर लगातार जो ट्रेनें पूरी तरीके से बंद थी और उसके बाद जब किसानों ने फैसला लिया कि वो रेलवे ट्रैक खाली करेंगे मालगाड़ी चलाने के लिए, तो उसके बाद 51 ट्रेनों को चलाने की हरी झंडी दे दी गई थी। लेकिन कल अचानक जो केंद्र सरकार ने सभी मालगाड़ियों के परिचालन पर भी जो है वो अचानक जो है वो रोक लगा दिया है। तो इसका सीधा मतलब यही है क्योंकि केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय का साफ तौर पर कहना है कि जब तक पंजाब के अंदर किसान रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से खाली नहीं करते तब तक वो ट्रेनों को शुरू नहीं करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं उनको ये इनपुट मिले थे कि हो सकता है कि कई जगह पर जो रेलवे ट्रैक खाली नहीं किए गए वहां पर किसान जो है मालगाड़ियों का घेराव कर सकते हैं, उनका जो स्टाफ है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यही कारण है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो चिट्ठी कल लिखी थी उसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहीं ना कहीं उस चिट्ठी का जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार पहले जितने मालगाड़ियों के जितने भी उनके कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, उनकी सुरक्षा को वो सुनिश्चित करे और जब तक रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से खाली नहीं होते तब तक वो मालगाड़ियों को शुरू नहीं कर सकते। हालांकि पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि केंद्रीय जो रेल मंत्रालय है वो पूरी तरीके से गंभीर है कि पंजाब के अंदर कार्गो ट्रेन भी चलनी चाहिए, यात्री ट्रेन भी चलनी चाहिए, लेकिन जब तक किसान रेलवे ट्रैक से नहीं हटते तब तक रेलवे को कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, तब तक इसलिए रेलवे कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। हालांकि इस पर अब सियासत जो है वो लगातार जो है वो गर्म हो रही है क्योंकि अकाली दल ने भी इसको कहीं ना कहीं मोदी सरकार और पंजाब सरकार के बीच एक फ्रेंडली मैच करार दे दिया है कि दोनों सरकारें आपस में खेल खेल रही है और
किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और वही किसान देखिए संगठन में नवदीप, आपको बताना चाहूंगा कि सच तो ये है कि इस वक्त केंद्र सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने, आप कोई भी चीजें ले लीजिए, जब वो 3 कानून लागू किए गए थे उसके बाद विशेष सत्र बुलाकर पंजाब की सरकार में उनको पंजाब की सरकार ने विधानसभा में पेश करके उसने पास भी कर दिया। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इससे आहत जरूर हुई है और किसानों को लुभाने की कोशिश पंजाब सरकार ने की है। लेकिन अब क्या होगा आगे? रेलगाड़ियां बंद कर दी गई है, रोक लगा दी गई है, किसान सड़क से उतर नहीं रहे हैं, वो हट नहीं रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा आगे? क्या रणनीति पंजाब की सरकार अपनाएगी? देखिए, पंजाब सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री का दखल मांगा है और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर पीयूष गोयल से फोन पर भी बातचीत की है। हालांकि पीयूष गोयल ने आज चिट्ठी लिखकर पंजाब के मुख्यमंत्री को उसका जवाब दे दिया है। तो के बीच क्योंकि कई मुद्दों को लेकर जो टकराव है, क्योंकि 3 बिल पंजाब सरकार ने अलग से पास किया, इसलिए केंद्र सरकार अपने स्तर पर जो तमाम अपनी पावर है उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसी बीच मैं आपको ममता बताना चाहूंगा कि किसान जो संगठन है पूरे देश भर के, आज वो दिल्ली के रकाबगंज के अंदर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। 11 बजे करीब 250 संगठन है पूरे देश भर के किसान संगठन, उनकी एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा साहब में होने वाली है। और आज केंद्र सरकार के खिलाफ खाली पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर के किसान संगठन एक व्यापक रणनीति तय करेंगे। समझाइएगा क्योंकि किसान अपने स्तर पर लगातार प्रयास करें, क्योंकि आम जनता पिस रही है। केंद्र सरकार की अगर बात करें या फिर पंजाब सरकार के बीच जो इस वक्त तनातनी चल रही है, कोयला पहुंचेगा नहीं, बिजली आपूर्ति होगी नहीं। इस वक्त अगर किसानों की बात करें तो पंजाब सरकार किसानों पर भरोसा जताने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार अपनी कोशिश कर रही है। तो इस बीच में तो किसान और आम जनता पिस रही है। जब तक ये तनातनी खत्म नहीं होगी ना तो किसानों का भला हो पाएगा ना आम लोगों का पंजाब के अंदर भला हो पाएगा। देखिए हर्ष, बिल्कुल, अगर मैं आपको कहूं कि पंजाब के अंदर जो कुल 5 थर्मल प्लांट है जो ताप बिजली घर जिससे कोयला से चलते हैं, उसमें केवल 2 यूनिट ऐसे हैं और उसके भी कुछ जो यूनिट है वो इस वक्त संचालित है। पंजाब के मुख्यमंत्री बार बार यही कह चुके हैं किसानों से कि अगर वो रेलवे ट्रैक खाली नहीं करेंगे, जिस पर अड़े रहेंगे तो पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर 5 से 5 थर्मल प्लांट हो पूरी रहा है, तरीके से लेकिन अब बंद हो देखना ये होगा कि क्या रणनीति पंजाब सरकार बनाती है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात हाथरस मामले की करते हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कई पहलुओं पर आज सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। मामला बड़ा है, इसलिए पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे और देखना यह होगा कि क्या कुछ आज रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। मामला आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई का है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट 12 बजे इस पूरे मसले पर अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट केस दिल्ली ट्रांसफर करने पर भी विचार कर सकती है। देखना यह होगा, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करने के बारे में भी फैसला सुनाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या केस दिल्ली ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो पीड़िता की वकील है वो लगातार, सीमा कुशवाहा, ये केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग कर रही है। परिवार का ये कहना है कि वो हाथरस में अब रहना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि ये केस दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, सिर्फ हाथरस में ना हो, यानी कि जो लखनऊ बेंच है वहां पर ये केस ना रहे, ये दिल्ली हो या फिर मुंबई, कहीं पर भी हो, लेकिन इलाहाबाद में ना हो। तो बिल्कुल ये कहा जा रहा था कि हाथरस केस में सीबीआई जांच की निगरानी आखिर कौन करेगा, इसलिए दिल्ली ट्रांसफर ये होगा या नहीं इस पर आज फैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 12 बजे का वो वक्त होगा जब फैसला सुप्रीम कोर्ट अपना सुनाते हुए नजर आएगा, क्योंकि इसमें लगातार सीबीआई की जांच जारी है। अगर एसआईटी की बात करें तो एसआईटी अपने तरीके से इसमें जांच कर रही है, सीबीआई पूछताछ करते हुए भी नजर आई। पिछले दिनों एसआईटी की अगर बात करें तो एसआईटी भी पीड़िता के परिवार का बयान दर्ज करती हुई नजर आई, साथ ही साथ आरोपियों के परिवार का भी बयान दर्ज किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संजीव कपासिया हमारे संवाददाता इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, आज जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला है और 12 बजे तक फैसला आ भी जाएगा, क्या लग रहा है, क्या ये केस दिल्ली ट्रांसफर होगा? आगे सीबीआई की जांच कौन करेगा? बहुत सारे सवाल है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, उससे हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई थी ममता। अब उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी कोशिश करेगी कि पूरा मामला दिल्ली या बॉम्बे ट्रांसफर ना हो, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक हालात हाथरस कांड के बाद उत्तर प्रदेश में बने थे, खासतौर से विपक्षी दलों के नेताओं की बात करें, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष
पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड को लेकर। विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लेकर सरकार पर हमलावर रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट यदि इस पूरे मामले को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करता है, इसकी पूरे मामले की सुनवाई को, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की बड़ी हार के रूप में इसको देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही हाईकोर्ट से फटकार खा चुकी है पूरे मामले को लेकर। सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा था कि आखिर अंतिम संस्कार आपने रात में पीड़िता का किसके कहने पर किया, आखिर परिवार की रजामंदी क्यों नहीं ली गई, आखिर पीड़िता को जब इलाज की जरूरत थी तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलाज उपलब्ध क्यों नहीं कराया। ये तमाम चीजें थी। उसके जवाब में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विपक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश की थी। पीएफआई फंडिंग की बात की गई, 100 करोड़ की फंडिंग की बात विदेशी दूसरे देशों से की गई। तो ये तमाम चीजें इस पूरे मामले में ममता आई और अब जो आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, सबसे बड़ा मामला है कि जो सुनवाई है, ट्रायल है, वो दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता है या नहीं, परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिलती है या नहीं, ये पूरे देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजीव, लेकिन सीमा कुशवाहा की अगर बात करें तो वो कह रही हैं कि जो हाथरस में सीबीआई जांच करेगी उसकी आखिर निगरानी कौन करेगा। तमाम सवाल वो खड़े करते हुए नजर आई, इसलिए वो सिर्फ चाहती हैं कि दिल्ली ये केस ट्रांसफर हो जाए और वो कह रही हैं कि उनके हक में ही फैसला आएगा, जब 12 बजे फैसला आएगा। तमाम दलीलें दी गई हैं सीमा कुशवाहा की तरफ से। बिल्कुल हर्ष, देखिए पीड़ित परिवार की ओर से पेश हुई वकील सीमा कुशवाहा ने राजधानी लखनऊ में जब इसका ट्रायल हुआ था तब भी ये बातें कही थी कि उत्तर प्रदेश में पीड़िता का परिवार सुरक्षित नहीं है और इसी को आधार बनाकर इसका ट्रायल उत्तर प्रदेश से दूसरे स्टेट में करने की बात उन्होंने कही थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर कोई रुख साफ नहीं किया था। इसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है, लेकिन पूरे मामले का सिनेरियो हर्ष देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की साख भी इसमें दांव पे लगी है और सरकार पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को ये मुतमीन करने का प्रयास किया जाए कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाएगी, चाहे वो सीआरपीएफ के माध्यम से की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस करे या पीएससी के जवानों को लगाया जाए। सरकार पूरा मन बना चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी दिशा निर्देश रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को मनाने का या समझाने का जो भी प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार कर सकती है, उसकी तैयारी पूरी तरीके से की है। इनपुट से खबरें तो ये भी हैं कि सरकार की तरफ से जो वकील पेश होंगे वो ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहने का काम करेंगे कि पीड़ित परिवार का पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। बहुत शुक्रिया संजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 12 बजे हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जिसमें बदमाश सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं। बल्लभगढ़ में मिल्क प्लांट रोड पर लड़की को गोली मार दी गई है। जबरन कार में बिठाया जा रहा था, जब मना कर दिया गया तो सरेआम गोली मार दी गई। इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ देर में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। खौफनाक मंजर रहा जब 2 लड़कियां थी और कार में जबरन बिठाने की एक लड़की को कोशिश की गई और अब उसकी हत्या कर दी गई गोली मारकर सरेआम। हालांकि जो घटना है सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें आप देखिएगा किस तरीके से बदमाश खुलेआम, रात का अंधेरा नहीं है, दिन का उजाला है, और गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बिल्कुल, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या कानून व्यवस्था रह गई है हमारे देश में। आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं किस तरीके से बदमाश बेखौफ होकर अपनी करतूतों को दिखा रही है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। आप देखिए किस तरीके से गोली मारकर दोनों फरार भी हो जाते हैं। ये जो लड़की है, आपको बता दें कि बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और दोनों ही दोस्त कहीं जा रही थी, लेकिन आप उस बीच देखिए किस तरीके से बदमाश जबरन उस लड़की को कार में बैठाने की कोशिश करता है और जब वो नहीं बैठती है तो गोली मारकर फरार हो जाता है। उसकी दूसरी दोस्त देखते रह जाती है कि आखिर अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आरोपियों की छानबीन की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी, किस वजह से ये मामला यहां तक पहुंच गया कि एक लड़की के ऊपर एक लड़के ने गोली चला दी। तो ऐसे हो रही है महिला सुरक्षा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा के दावे वादे करने वाले आज बिल्कुल खामोश हैं। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। संदीप, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं मुंह पर तमाचा है उन नेताओं के जो महिला सुरक्षा के दावे वादे करते हैं, क्योंकि जब से तस्वीर सामने आई ना तो कोई नेता का बयान सामने आया और जो महिला सुरक्षा के दावे वादे करते थे आज वो खामोश क्यों हैं?
जी बिल्कुल हर ये जो कल की घटना है शाम करीब 4 बजे की, जब एग्जाम देकर लड़की जो है घर के लिए लौट रही थी, इस दौरान उसके भाई और उसकी माँ भी उस लड़की के साथ थी। अचानक से गाड़ी में सवार होकर कुछ युवा वहाँ बदमाश वहाँ पहुंचते हैं और लड़की को अगवा करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि लड़की जो है बचाकर जो है भागने का प्रयास करती है, तो फिर उस पर जो है गोली चला दी जाती है और मौके पर ही जो है लड़की की मौत हो जाती है। तो ये बेहद शर्मनाक घटना फरीदाबाद में सामने आई है। उसके बाद लगातार जो है और अभी तो थोड़े दिन पहले हरियाणा के सीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत तमाम योजनाएं भी रखी थी सामने। कुछ दिन की बात है, एक हफ्ता पहले की बात है, लेकिन बेटी तो पढ़ रही थी ना, लेकिन बेटी बचेगी कैसे जब ऐसा मंजर सामने आएगा। जी बिल्कुल जिस तरह से सरकार लगातार दावे कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अन्य तरह की योजनाएं लागू है और लगातार उनका प्रचार प्रसार कर रही है ताकि वोट बैंक को आगे बढ़ाया जा सके, सरकार की छवि को साफ रखा जा सके, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीर बल्लभगढ़ में सामने आई वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निंदनीय है सरकार के और प्रशासन के खिलाफ। हाईवे है, क्या वजह बताई जा रही है इस तरीके से दिन दहाड़े छात्रा को गोली मारने की और अगवा करने की? क्या खबर सामने आ रही, क्या ये पूरा माजरा था? जी बिल्कुल जिस तरह से कल जो वारदात सामने आई उसके बाद उसके परिजनों से जब मुलाकात की तो उनका कहना था कि ये जो तौफीक नाम का लड़का है ये लड़की के साथ 12वीं क्लास तक पहले पढ़ता था। एक तरफा इश्क में जो है ये बार बार लड़की को परेशान करता था। 2018 में भी इसी तरह से तौफीक ने इस लड़की को अगवा किया था और उसके बाद अगवा करने के बाद जब मामला पुलिस में पहुंचा, पुलिस ने फिर जो है परिवार के कहने पर राजीनामा करा के जो अपनी इज्जत बचाने के लिए परिवार ने इस मामले को शांत कराया। लेकिन संदीप तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिन दहाड़े इस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार की वारदातें सामने आ रही हैं, लेकिन वो सरकार जो दावे करती है वो पूरी तरीके से खोखले नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात एक रिपोर्ट की करते हैं। कोरोना काल के बीच बहुत सारी चीजें हमने ऐसी देखी जो दिल को झकझोर देती है, लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच आज आपको एक पॉजिटिव तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से छोटी छोटी खुशियां आपको महान इंसान बना देती है। कुछ ऐसा ही हुआ है वडोदरा के इस जिले में, देखिए। अक्सर आपने कई लोगों की जिंदगी सोशल मीडिया से बदलती देखी होगी। देखा होगा कि कैसे सोशल मीडिया एक इंसान को फर्श से अर्श पर ला देता है। आज हम भी आपको सोशल मीडिया से लाइमलाइट में आए एक शख्स के बारे में बताते हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये 4.5 फुट की ऊंचाई, पतला शरीर, पतली आवाज वाला शख्स प्रदीप अग्रवाल है। प्रदीप वडोदरा के यूनिवर्सिटी रोड पर फुटपाथ पर लोगों को महंगी बुक्स बहुत ही कम रेट पर मुहैया करवा रहा है। प्रदीप को बुक्स लवर और स्टूडेंट्स के अलावा शायद ही किसी ने नोट किया है, लेकिन ये शख्स अब वडोदरा और गुजरात में अचानक से लाइमलाइट में आ गया और इसके पीछे वजह सोशल मीडिया है। दरअसल प्रदीप अग्रवाल की कहानी उनके एक कस्टमर कहो या फिर दोस्त ने सोशल मीडिया पर लिखी और इनकी कहानी पढ़कर दूर दूर से लोग इन्हें यहीं फुटपाथ पर मिलने आ रही हैं, उनका फोन नंबर लेते हैं और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवा रही हैं। प्रदीप जी के बारे में मैं बताऊं तो बड़ौदा में मैं भी 40 साल से रह रहा हूं और ये रास्ते पर से और इनके पास से 2-4 बार मिला भी हूं, पुस्तक भी लिए हैं। पर ये जो स्टोरी है कि कितनी जिंदा दिली से ये प्रदीप भाई अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, वो मैंने हमारे ही दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप से सुना है, देखा है। कभी इतने दिल से उनसे बात नहीं हुई है। कई बार आए हैं, किताबें ली, वो किया होगा, लेकिन जब ये बात मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी तब प्रदीप भाई के लिए मेरा सर एकदम उनके सामने झुक गया कि ऐसे भी आदमी है हमारे आसपास ही है जो अपनी ज़िंदगी एक हीरो की तरह जी रहे हैं। रियल हीरो लाइफ के ऐसे लोग ही हैं जिनको मिलके हमको भी प्रेरणा मिलती है। प्रदीप अग्रवाल ने सालों पहले राजस्थान से आकर वडोदरा में फुटपाथ पर अपनी पुरानी बुक्स बेचने का शुरू किया काम, लेकिन कुदरत ने उनकी परीक्षा तब ली जब पिछली साल वडोदरा में भारी बाढ़ आई। तब फुटपाथ पर रखी उनकी सारी किताबें बाढ़ में बह गई और उनके एकमात्र रोजी का जरिया छिन गया। वो जिस घर में भाड़े पर रहते थे वो भी गिर गया, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने खुद से पैसे इकट्ठा कर उनकी मदद की और कुछ पुस्तक भी उनको लाकर दिए और उनका काम फिर से खड़ा करवाया। और सर फ्लड आए थे, रात में फ्लड आ गए थे जो मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मेरे को नहीं लगा कि रात को पानी आ जाएंगे। फिर मैं जब सुबह आया था पूरा पानी में डूबे हुए थे मेरे बुक्स। तो फिर क्या हुआ? फिर सब 2 दिन डिस्चार्ज में रहा।
फिर मैं बोला अगर मैं ही डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो कैसे होगा, इस तरह मैंने फिर खड़ा होना सीखा। तो उस टाइम किसने मदद करी थी आपकी? मेरे को MSU के स्टूडेंट लोगों ने बहुत ही मदद किया था, 600 बुक्स डोनेट किया था और लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने कुछ फाइनेंशियल भी मेरे को मदद किया था। मैंने बैंक से लोन भी थोड़ा लिए थे, इस तरह मैं जल्दी खड़ा हो गया। अच्छा, आपने मतलब आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं होने के बावजूद भी आपने एक बच्चे को पढ़ाया था, कौन था? सर वो मेरा कजिन था, और मैं किसी का टैलेंट देखता हूँ, वो मेरा कजिन हो या कोई भी हो, मेरा वो जहाँ काम करने की इच्छा हो मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा ये हॉबी है। अच्छा, तो अभी आपकी स्टोरी काफ़ी वायरल हो रही है। अब समाज में इससे भी लोग हैं जिनकी बहुत ही ज़रूरतें हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं वहाँ तक पहुँच के अपना जितना मेरी है मैं उतना कुछ उन लोगों को कर सकूं, बस यही। प्रदीप यूनिवर्सिटी एरिया में बुक्स बेचते हैं, इसलिए उनके ग्राहक अधिकतर स्टूडेंट ही होते हैं। वे स्टूडेंट को महंगी किताब बहुत ही कम रेट पर दिया करते हैं, इसलिए वो स्टूडेंट्स में बुक्स वाले अंकल के नाम से मशहूर हो गए हैं। प्रदीप को अगर लगता कि किसी स्टूडेंट के पास पैसे नहीं है तो वो उनसे पैसे भी नहीं लेता, कहते पढ़कर जब तुम्हारी मर्जी हो वापस कर देना। बुक्स रेंट पर दे या फिर बेचकर जो आमदनी होती उससे मुश्किल गुजारा होता, लेकिन फिर भी वो अपनी उदारी दिली की प्रकृति नहीं छोड़ते। सर बुक का रीडिंग ने मेरे को ये बुक की जर्नी स्टार्ट करी। हमने सुना है कि आप बहुत कम भाव पे या बिना रेंट के ही दे देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए सर कि मेरे को बुक्स का, मैं बुक लवर हूँ, अगर कोई बुक्स का कदर करता है तो मैं कोशिश करूँगा कम रेंट पे दूँ, अगर उनके पास डिपॉजिट नहीं हो तो कम डिपॉजिट दूँ, पता नहीं है मेरा मन करता है। हमने ऐसा भी सुना है कि सर ये मैं यही कहूँगा कि सर जितना काम साइलेंस होकर किया जाता है ना उतना नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ वो साइलेंस ही रहे और मैं करते रहूँ तो बेटर सबसे अच्छा रहेगा। ये आपको मतलब ये शोरगुल पसंद नहीं है जो इतना हो रहा है? नहीं, ये गलत है सर। मैं जो काम करना चाहता हूँ वो हमेशा मैं करूँ और मैं समाज के लिए करूँ, क्योंकि अपना लाइफ ही समाज से शुरू होता है, वहाँ ही एंड हो जाता है, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करूँ, मेरा यही। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन ने फिर उन्हें मुश्किल में डाल दिया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और लॉकडाउन से किसी तरह उभर कर उन्होंने अपना काम शुरू किया। इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद भी उनका जज्बा वही है। आज भी वो अपने उदार स्वभाव के चलते जरूरतमंदों को महंगे पुस्तक ऐसे ही दे देते हैं। इस कोरोना में फैली नकारात्मकता के बीच थोड़ी सी पॉजिटिव ऊर्जा लेने के लिए लोग अब प्रदीप के पास आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। आपको एक और रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि एक कहावत है, कहते हैं कि अगर कोई ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, और ऐसा ही सोपोर में देखने को मिला, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि दो बहनें मिसाल पेश कर रही हैं। क्या कुछ उनका कहना है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आज नहीं तो कल सफलता उनके कदम जरूर चूमती है, और ये बात साबित कर दिखाई है बारामूला के सोपोर की दो बहनों ने, जिन्होंने जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया है। टीवी स्क्रीन में नजर आ रही दोनों बहनें अरूबा जावेद और लारिब जावेद की सफलता के पीछे इनकी कड़ी मेहनत है, जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम पर पहुंची हैं। स्ट्रगल काफी करना पड़ा है, मतलब कि फाइनेंशियली भी करना पड़ा है, और सेकंड चीज एक प्लेयर बनने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। हम स्कूल से पैदल जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, हार्ड प्रैक्टिस करते थे, दिन रात 3-4 घंटे एक ही जगह प्रैक्टिस किया करते थे, लगे रहते थे। और जी हम दोनों एक साथ जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ देते हैं कि किसकी कहाँ पे कौन सी गलती हो रही है। अरूबा ने कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया और 3 राष्ट्रीय और 2 जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। अरूबा विदेश में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं।
मैंने बहुत सारी जगहों पे खेला, स्टेट लेवल पे भी खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला है। मैंने जम्मू में गोल्ड मेडल निकाला है, काई का स्टेट था, नेशनल भी खेलने जाना था बट कोविड-19 की वजह से मैं नहीं खेल पाई। और मैंने बहुत सारे और जगहों पे भी खेले हैं, ऑलमोस्ट 90% में गोल्ड्स ही आए हैं, कहीं पे सिल्वर्स आए हैं, ब्रॉन्ज मैंने आज तक नहीं जीता। जिस तरह अरूबा, ये दोनों बच्चियां और इनका वो छोटा भाई हमारे पास ट्रेनिंग करे तकरीबन 4 सालों से। बहुत मेहनत इन्होंने की है। यहाँ के आपको पता है कि इस माशरे में लड़कियों का सीखना, फिर वहाँ से सोपोर से नोपोरा आना बहुत कठिन है, लेकिन इन्होंने इन मुश्किलात में सबसे बड़ा डिसीजन इनके पेरेंट्स से लिया है कि इनको सीखना चाहिए, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। निराशा की बात यह है कि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी आज तक दोनों बहनों को सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। अरूबा और लारिब को उम्मीद है कि सरकार उन जैसे अन्य खिलाड़ियों की भी मदद करेगी। गवर्नमेंट से यही कहूंगी कि जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनको स्पॉन्सर कीजिए प्लीज, क्योंकि वो आगे जाके खेल सके। और जाहिर सी बात है वो जहां जिस जगह से खेलेंगे उधर का नाम रोशन करेंगे, उन्हीं का अपना भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, हर एक का होगा। स्ट्रगल तो बहुत किया है, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल तो मैं खेल नहीं पाती उतना अच्छे से, क्योंकि हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं और पर्सनल रीजंस भी हो जाते हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और यहाँ मतलब सोसाइटी इतना सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट भी बोलती है हम देंगे, लेकिन फिर उतना कुछ नहीं सपोर्ट करती है जितना भी हम यहाँ से कर लें। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, फिर भी हम अपने आप से बहुत जितना कर सकते हैं हम करते हैं। गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट नहीं है, वो हमेशा बोलते हैं आप इधर आ जाइए, हम आपको ये देंगे, वो देंगे, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, हमें लास्ट में कुछ नहीं मिलता। अपने दम पर अरूबा जावेद और लारिब जावेद दोनों बहनों ने जो मुकाम हासिल किया वो वाकई काबिले तारीफ है। आज हर कोई दोनों बहनों की सराहना करने से थक नहीं रहा, लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद भी सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिलना मायूस करने वाला है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार अरूबा जावेद और लारिब जावेद की तरह अन्य खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आए, ताकि खिलाड़ी देश